प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी रिमझिम पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत पाठ 9 एक माँ की बेबसी नामक कविता का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके कवि हैं श्री कुंवर नारायण जी। और इसके बारे में कविता को पढ़ने से पहले मैं इसके कुछ उद्देश्यों के बारे में आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तो इस कविता से हमें जो है कुछ न कुछ संदेश मिलेगा, कोई न कोई उसका उद्देश्य है इस कविता को आपकी पाठ्यक्रम में रखने का भी। ठीक है, आपके पाठ्यक्रम में ये कविता रखी गई है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य है, उससे हमें ज्ञात होता है कि हम उसको किस तरीके से उसको समझ सकें। तो इसके कुछ उद्देश्य है, वो उद्देश्य है नंबर 1 पे है संवेदनशीलता का विकास। इस कविता को पढ़ने के बाद जो है, इसका अध्ययन करने के बाद जो है हमारे अंदर जो है वो संवेदनशीलता का गुण का विकास होगा। वो है हमारे पास, लेकिन उसमें और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। नंबर 2 पे है परोपकार की भावना का विकास। इस कविता को पढ़ने के बाद जो है हमारे मन में परोपकार की भावना का भी विकास और प्रबल हो जाएगा। और नंबर 3 पर है चिंतन व मनन कौशल का विकास। हमारे अंदर जितने भी हमारे अंदर जो कौशल है, चिंतन और मनन, इस कविता को पढ़ने के बाद जो है उसमें और वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि यह कविता एक चिंतन और मनन करने वाली कविता भी है। ठीक है, अब हम इस कविता के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो कवि हैं श्री कुंवर नारायण जी, वो अपने बचपन के दिन को याद करके, ठीक है, अब वो बड़े हो गए हैं लेकिन वो अपने बचपन के दिनों की याद करके उसमें इस कविता में एक बच्चे का चित्र जो है उभार रहे हैं। अब उस चित्र को किस तरीके से उभार रहे हैं, किस तरीके से उसमें बारे में वो सोच के स्मरण करके अपनी कविता को लिख रहे हैं और हमें क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली पंक्ति है, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से। क्या लिखा हुआ है? न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। अब किसी बच्चे की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था। क्या नाम था उस बच्चे का? रतन। जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। अब क्या कह रहे हैं कवि कि जो रतन नाम का जो बच्चा है वह न जाने किस अदृश्य पड़ोस से, अदृश्य शब्द का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता है। अदृश्य का मतलब क्या होता है? दिखाई न देने वाला। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि एक बच्चा है जिसका नाम क्या है? रतन है। और रतन न जाने किस अदृश्य पड़ोस से, पता नहीं किस जगह से वो जो है पड़ोस में ही रहता था, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ रहता है। और वह जो है हमारे साथ आता था और क्या करता था? खेलता था हमारे साथ। फिर आगे लिखा है, रतन कैसा है? वह बोल नहीं सकता है, वो बोल नहीं सकता है। फिर क्या लिखा आगे? खेलता था हमारे साथ, और वो हमारे साथ फिर भी खेलता था। एक टूटे खिलौने की तरह था वह भी एक बच्चा। अब वो एक टूटे खिलौने की तरह कह रहे हैं यहाँ पे कवि, उसको कह रहे हैं एक टूटे हुए खिलौने की तरह। देखो, ये शरीर जो है बेटा, इससे क्या होता है, हम सारे काम करते हैं। अगर इसमें कुछ कमी रह गई है तो हम उस क्षेत्र में, जैसे कि रतन जो है वो बोल नहीं पाता था, तो उसके अंदर चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितना भी वो है, या वो कुछ बोलना चाह रहा है, वो नहीं बोल पाता था। वो क्या था? बेबस था वो। उसके अंदर जो है कवि कह रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक टूटे हुए खिलौने की तरह था। टूटे हुए खिलौने की तरह क्यों कहा कवि ने उसको? इसलिए कहा क्योंकि वह कुछ बोलना चाह रहा है खेलते समय। जैसे कि आप लोग खेलते हो तो खेलते समय आपके मन में उमंग, उत्साह आता है, खूब जो है तालियां बजाते हो, खूब उत्साहवर्धन करते हो एक दूसरे का। लेकिन जब खेलते समय रतन का जो है मन बोलने के लिए होता था तो वो बोल नहीं पाता था। क्यों नहीं बोल पाता था? क्योंकि वह, उसकी आवाज़ ही नहीं थी। तो कवि कह रहे हैं कि वह एक टूटे खिलौने की तरह था, वह भी एक बच्चा। लेकिन वह क्या था? एक बच्चा था। उसका मन करता था खेलने का, उसका मन करता था खूब जोर से बोलने का, लेकिन क्या था? वह बोल नहीं पाता था। आगे लिखा है, लेकिन हम बच्चों के लिए एक अजूबा था। अब कवि कह रहे हैं कि वह सारे बच्चों के लिए क्या था? एक अजूबे की तरह था। जब वो अजूबा मतलब जैसे कि पहली बार किसी चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है,
ऐसे ही जो है सारे बच्चों के लिए वह किस तरीके से था, एक अजूबे की तरह था, क्योंकि उसकी एक्टिंग, उसकी जो गतिविधियाँ थी वो बिल्कुल अलग होती थी। वो सामान्य बच्चे की तरह नहीं होती थी। जैसे कि आप सभी बच्चे क्या हो, सामान्य हो, आप जो है अपनी बात बोल सकते हो, अपना काम अच्छे से कर सकते हो, लेकिन रतन ऐसा नहीं कर सकता था। अगर उसको कुछ कहना होता था तो वो किसी तरीके से, वो बिल्कुल एकदम से कैसे अपनी बात को समझाए, उसको वो देखने का, उसको समझने का, तो बच्चों को क्या लगता था, ये बिल्कुल अलग ही है, ये हमारे लिए क्या है, एक अजूबे की तरह है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, क्योंकि हमसे भिन्न था। अब वो कैसे भिन्न हो गया, भिन्न का मतलब हो गया अलग। अब रतन अलग क्यों था, रतन अलग इसलिए था क्योंकि रतन जो है अपनी बात को इशारों में कहता था, वो बोल तो पाता ही नहीं था, तो उसके अलग अलग परिस्थिति के लिए, अलग अलग बात के लिए उसके अलग अलग जो है वो एक्सप्रेशंस बनते थे, उसके जो भाव होते थे वो अलग अलग होते थे, जिससे कारण क्या होता था, सारे बच्चे उसको देख करके क्या होता था, देखो थोड़ा घबराते भी थे हम उससे। आगे लिखा है ना उन्होंने, थोड़ा घबराते थे। घबराते मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, सारे बच्चे कभी कभी बाय द वे वो कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन बच्चों को लगा कि शायद कुछ है वहाँ पर, तो उसका हर एक मतलब बच्चे नहीं समझ पाते थे। तो बच्चों को क्या लगता था, बच्चे थोड़े बहुत घबरा जाते थे, यानी डर जाते थे उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। अब जो उसके अंदर घबराहट है, मान ले जाओ उसने कहीं पर खेलते खेलते सांप देख लिया, अब देखो, अब वो सांप देखेगा तो वो बोल नहीं पा रहा है, सारे बच्चे उस तरफ ही दौड़े जा रहे हैं खेलते खेलते। अब वो बच्चों को रोकना चाह रहा हो, जो कि बोल नहीं पा रहा है रतन, तो वो कैसे रोकेगा, उसकी जो घबराहट है, जो अंदर की घबराहट है, सारे बच्चे भी घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमसे भिन्न था, वह भिन्न था क्योंकि बोल नहीं पाता था। सारे बच्चों के लिए कैसा था, वो एक अजूबे की तरह था। और क्यों घबराते थे सारे बच्चे, क्योंकि उसकी घबराहटों को देख करके, उसके मन की जो उथल पुथल है, वो कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन उसके मन में जो है वो बोल नहीं पा रहा है, तो उसकी जो घबराहट है, उसके जो खेलने का ढंग है, उसके जो तरीके हैं, उन सब की वजह से जो है उसको अजूबा भी समझते थे बच्चे, और उसको क्या करते थे, उससे घबराते भी थे। अब घबराते क्यों थे, क्योंकि उसको खुद ब खुद घबराहट होती थी। अब हम आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि ने लिखा है कि न इशारों में कहीं उसकी बातों को, क्या कहा गया है, न इशारों में, इशारा मतलब जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जो हमारे संकेत होते हैं, बोलने का जो हमारा तरीका होता है, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, उसके इशारों में कही हुई बातों को, क्या है, न उसकी भयभीत आँखों में, उसकी भयभीत आँखें, हमेशा उसकी एकदम से भयभीत आँखें, एकदम से वो चकित हो जाता था। अब चकित क्यों हो जाता था, उसके एक्सप्रेशंस ही ऐसे थे, क्योंकि वो बोल तो पा ही नहीं रहा है। तो क्या होता था, न इशारों में कही हुई उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। उसके अंदर एक छटपटाहट थी। छटपटाहट का मतलब कुछ कहने के लिए जुनून, कुछ करने के लिए एक उतावलापन, एक अधीरता जिसको बोलते हैं। छटपटाहट का मतलब है एक अधीरता कि कब बोल पाऊँ मैं, कब ये काम कर पाऊँ मैं। तो ऐसे ही रतन के अंदर जो है, जो रतन नाम का बच्चा है जो बोल नहीं पा रहा है, उसके अंदर कवि कह रहे हैं कि एक ऐसी छटपटाहट थी कि हम उसके इशारों में कही हुई बात को भी नहीं समझ पाते थे कि वो क्या कहना चाह रहा है हमसे। और उसकी भयभीत आँखों में, एकदम से उसकी आँखें जो है भयभीत होती थी। भय से भीत, भयभीत का मतलब होता है डर के कारण, एकदम से डर जाना, भयभीत हो, उसकी आँखों में डर था। क्या होता था, हर समय दिखती, उसकी आँखों में हमेशा भयभीतपन दिखता था, यानी वो डरा हुआ लगता था। और उसके अंदर की छटपटाहटों को, जो संकेत के माध्यम से, जो इशारों के माध्यम से वो कहना चाह रहा है, नहीं समझ पाते थे बच्चे, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं। जितनी देर वह रहता, अब क्या होता, जितनी देर वह बच्चों के साथ खेलता, उसके क्या होता, पास बैठी उसकी माँ, उसकी माँ उसके पास में बैठी रहती थी, अपने बच्चे को खेलते हुए देखती थी दूसरे बच्चों के साथ। अब कौन माँ नहीं चाहेगी, चाहे बच्चा
बोल नहीं पा रहा हो, सुन नहीं पा रहा हो, लेकिन हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा भी दूसरे बच्चों की तरह, सामान्य बच्चे की तरह खेले कूदे, हंसे, बोले। तो उसी प्रकार से रतन की माँ भी क्या होती थी, जब तक वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता था, यानी कवि जब छोटे थे, जब उनके साथ वो बच्चा खेलता था तो क्या होता था, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। तो उसकी माँ क्या होती थी, उसके पास में बैठी रहती थी और उसका खेलना जो है निहारती रहती थी। निहारना का मतलब एक टक लगा के देखती रहती थी उसका, कि मेरा बच्चा जो है कैसे खेल रहा है। और क्या होता था, अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, अब कवि कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बेहतर समझने लगा हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। कवि क्या है, कह रहे हैं कि ये तो यहाँ तक तो मेरे बचपन की बात थी कि एक बच्चा था जिसका रतन नाम था और जो बोल नहीं पाता था हमारे साथ। फिर क्या होता था, लेकिन हमारे साथ वो पता नहीं किस अदृश्य, पता नहीं कहाँ से, किस पड़ोस से वो जो है आता था हमारे साथ खेलने के लिए। लेकिन क्या होता था, हम जो है उसकी बातों को समझ भी नहीं पाते थे और हम उससे घबराते भी थे, क्योंकि उसके अंदर खुद ही घबराहट हो जाती थी उसको। उसकी आंखों में जो है एक भयभीतपन होता था, डरावनापन होता था, तो हम उसकी बात को, इशारों को भी नहीं समझ पाते थे। और जब तक वो खेलता रहता था हम लोगों के साथ बचपन में, तब तक उसकी माँ भी क्या होती थी, वहीं पड़ोस में बैठी रहती थी, पास में ही बैठ के उसका खेलना निहारती रहती थी। लेकिन अब जब कवि बड़े हो गए हैं, कवि क्या हैं, कुंवर नारायण जी जब अब बड़े हो गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। अब मैं जब जैसे जैसे बड़ा होकर जैसे जैसे बेहतर, यानी कि जो बोल नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उन लोगों को, ठीक है, जो अपनी बात को बोल नहीं पाते हैं, तो क्या है, मैं जैसे जैसे उनको बेहतर यानी बहुत अच्छे तरीके से समझने लगा हूँ। क्या होता है, उनकी भाषा को जो बोल नहीं पाते हैं, अब जैसे जैसे जो लोग बोल नहीं पाते हैं, मैं उनकी भाषा को क्या हूँ, समझने लगा हूँ। अंडरस्टैंडिंग पावर जब मेरी अब बढ़ गई है, समझ बढ़ गई है, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ। याद आती रतन से अधिक, मुझे क्या है, रतन से अधिक याद आती है उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। अब उसकी क्या कह रहे हैं कवि, कि अब मैं जब बड़ा हो गया हूँ और मैं जो हूँ समझने लगा हूँ कि छोटे जो लोग बोल नहीं पाते हैं, उनको बोलने का तरीका, उनके इशारों को समझने लगा हूँ मैं, कि उनका कहने का क्या मतलब है। बचपन में तो मैं रतन की बातों को नहीं समझ पाया था, उसके साथ खेलता भी था, सब कुछ करता था, लेकिन मैं उसकी बातों, उसके इशारों को नहीं समझ पाता था। लेकिन अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ, और कवि जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग बोल नहीं पाते हैं, उनकी बातों को, उनके इशारों को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ, तो मुझे जो है रतन से अधिक उसकी माँ याद आती है। और उसकी माँ क्यों याद आती है, उस माँ की आँखों में झलकती बेबसी को। बेबसी किस चीज़ की, अपने बच्चे के अंदर की छटपटाहटों को, कि मेरा बच्चा भी बोलना चाह रहा है, लेकिन बोलना ना आने के कारण, यानी लफ्ज़ ना आने के कारण जो है वो बोल नहीं पा रहा है अन्य बच्चों की तरह। वह खिलखिलाकर हंस नहीं पा रहा है, वह खूब जोर जोर से जो है नहीं किसी का नाम ले पा रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि मुझे रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती हुई उसकी बेबसी। बेबसी का मतलब कुछ कर ही नहीं पाना, बेबस हो जाना, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाना। रतन की माँ के पास तो आवाज़ थी, लेकिन उनके बच्चे के पास आवाज़ नहीं थी, बच्चा जो है बोल नहीं पाता था। तो रतन की माँ खुद की आवाज़ में थोड़ी बोल पाती, वो अपने बच्चे का बोलना सुनना चाहती थी। तो उसकी बेबसी थी कि उसके पास सब कुछ है, उसके पास बच्चा भी है, लेकिन क्या है, वह बोल नहीं पाता है, और उसकी छटपटाहट उसकी आँखों में दिखाई देती थी। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी कविता हो गई, और इसीलिए कवि ने जो है इस कविता का नाम क्या रखा है, एक माँ की बेबसी। ठीक है, तो इस कविता से जो है हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो हमारी माँ होती है वह हमारी मन की हर एक भावनाओं को समझती है, हमारे हर एक कार्य को वो जानती है, और वह हमसे ज़्यादा हमें पहचानती है। क्यों पहचानती है? क्योंकि
उसने हमें जन्म दिया है, उसने हमें 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा हुआ है, और जब हम इस दुनिया में आए भी नहीं थे उसने हमें महसूस किया, उसने सबसे पहले हमें प्यार करा। ठीक है, बाकी लोगों ने तो जब बच्चा जन्म हो जाता है तब जाके करते हैं, लेकिन माँ हमें पहले से ही प्यार करती है। आई बात समझ में? इसलिए हमारी जो माँ है वो हमसे सबसे ज़्यादा अटैचमेंट रखती है, और हमें जो है क्या करती है, हमारी हर एक भावनाओं को समझती है। तो यहीं पर जो है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी माँ की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमें जो है जो भी लोग फिजिकली डिसऑर्डर, यानी कि कोई भी अंग जिसका काम नहीं कर रहा, या कोई भी बच्चा हम देखते हैं कि वो हमारे साथ खेलना चाह रहा है लेकिन किसी कारणवश नहीं खेल पाता है, किसी के हाथ पैर में चोट लगी, कोई बोल नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हमें जो है उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, परोपकार की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए, और हमें उन लोगों के विषय में भी चिंतन मनन करना चाहिए कि किस तरीके से बड़े होकर के हम जो है उनकी मदद कर सकें। तो यही जो है इस कविता का संदेश है, और मैं समझती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ जो है, ये कविता जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके साथ जो है दूसरे पाठ के साथ मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलूँगी। आप इस पाठ को पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और इस कविता को अपनी कॉपी में, नोटबुक में सुंदर लेख में जो है लिखिए भी। धन्यवाद। जय हिंद।